नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अपन एसएससी आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट 2022 इस एग्जाम के लिए जो आपका पेपर 2 होता है उसमें जो फिजिक्स का सिलेबस आता है उसमें जो नया सिलेबस ऐड हो गया है वो वाले की पढ़ाई कर रहे थे। ये जो मैंने फोटो लगा रखी है यहाँ पे, इस फोटो में वही सिलेबस है जो पिछली बार की तुलना में अभी नया ऐड हो गया है। इसमें अपन ने कैलकुलस के सारे पार्ट कवर कर लिए। इसमें लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, लाप्लासियन और जो भी टाइप, ऑर्डर, डिग्री, ये सब पढ़ लिए हैं। साथ ही अपन ने वेक्टर अलजेब्रा की मोस्टली पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें बस स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यही बची हैं। बाकी ये वाला पोर्शन अपन ने कवर कर लिया है। पिछले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स पढ़ा था, आज अपन डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। दोस्तों ये वाला सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत सारे लोगों को इस वाले सिलेबस के बारे में पता भी नहीं है। वो सोच रहे हैं कि ओनली फिजिक्स ही आएगा। ये वाला सिलेबस जो मैथमेटिक्स का है ये भी ऐड हो गया है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। साथ ही आप लोगों के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपके जो भी एसएससी आईएमडी से रिलेटेड डाउट रहेंगे उनकी भी एक प्लेलिस्ट है। जो आपके लिए हमने फिजिक्स के पेपर सोल्व कराए हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट है और जो ये सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट है। इन सभी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। साथ ही जो सिलेबस हमने आपको पढ़ा दिया है वो वाला सिलेबस भी आप पुराने वीडियो से देख के पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज अपन डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, तो बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट दोस्तों अपना टॉपिक है डिटर्मिनेंट। अभी तक अपन ने मैट्रिक्स पढ़ा, जैसे मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स होते थे, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते थे अपन। देखिए ए बी सी डी ई एफ, फिर एच आई और जे, मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स था। तो ये चीज़ों को ओनली अरेंज करने का तरीका था, इसकी वैल्यू नहीं आती थी अपने पास। जो डिटर्मिनेंट होता है उसको या तो ऐसे लिखेंगे मोड ए, मतलब ये वाली आपका मैट्रिक्स था ए, तो इसको मोड ए, लेकिन इसको मोड बोलते नहीं है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एक तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, और इसकी वैल्यू ऐसे होती है। जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ऐसे हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ एच आई जे। तो ये ए वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पढ़नी हो, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए of order n we can associate a number real or complex called determinant of the square matrix A। पहली बात, जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। ये आप बात नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते अपन। उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए आई जे से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे थोड़ा इधर देख लेते हैं, जैसे आपकी कोई 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट थी, उसको अपन ऐसे लिखते थे A11 A12 A1 A21 A22। तो ये आपकी रो थी, ये भी आपकी रो थी, और ये कॉलम थे। ये 1 नंबर रो, ये 2 नंबर, 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर कॉलम। तो जैसे ये वाला एलिमेंट है ना, ये 1 नंबर रो में और 1 नंबर कॉलम में है। जैसे ये वाला है 1 नंबर रो, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, 2 नंबर कॉलम में है। जैसे ये वाला आपका एलिमेंट है, तो ध्यान से देखो, तो ये रो नंबर कितना है 2, तो पहले रो आएगा 2 और फिर कॉलम 1। तो ऐसे ही डिटर्मिनेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे अपन A11 A12 A21 और A22। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो इसके बेसिस पे कुछ रिमार्क है। और मैट्रिक्स ए, जो ये मोड ए की तरह दिख रहा है, ये मोड ए नहीं बोलेंगे, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, ना कि मॉडुलस ऑफ ए। और स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, बाकी का नहीं निकाल सकते। और डिटर्मिनेंट की कुछ फिक्स वैल्यू आती है दोस्तों। देखिए जैसे आपको ये कोई मैट्रिक्स थी 1 गुणा 1 की, तो इसमें मान लो 2 लिखा हुआ है, ये आपकी मैट्रिक्स ऐसे। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2, तो उसकी वैल्यू 2 ही होगी। तो यही लिखा हुआ है, लेट A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है, बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड टू बी इक्वल ऑफ A। मतलब जो ये आपका एलिमेंट है उसी के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। अभी अपन ने 1 गुणा 1 वाली मैट्रिक्स देखी, तो अभी अपन 2 गुणा 2 वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कोई मैट्रिक्स है आपकी ये वाली A11 A12 A21 और A22।
तो ये वाली मैट्रिक्स का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखेंगे और A11 A12 A21 A22, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे A11 इंटू A22, फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे A12, ये 1 है दोस्तों, इंटू A22। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आएगी। इसमें यही लिखा हुआ है, जैसे इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस कर दो, वो आपका आंसर होगा। जैसे अगर आपको इसका वैल्यू पूछा है तो इस वाली डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, आपको इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 2 दूनी 4, फिर इस वाले को 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, तो माइनस का साइन तो एक तो पहले से आए और इसको -1 से किया तो -4 हो गया, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई 8, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ऐसे 2 गुणा 2 वाली मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे इसका आपको आंसर पूछे कि इस वाली डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, तो अभी आपको बताया इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को माइनस कर दो। तो जब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस, जब x -1 और x +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसका वैल्यू क्या होता है, a² माइनस b², तो x² माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो x² माइनस x² प्लस 1, x² से x² कट गया, तो टोटल इसकी वैल्यू आ गई a। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। अभी तक अपन ने 2 गुना 2 वाली डिटरमिनेंट को सोल्व करना सीख लिया, तो अभी अपन 3 गुना 3 वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो जैसे ये 3 गुना 3 वाली डिटरमिनेंट आपको दे रखी है, अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए तरीका होता है कि इसको 2 गुना 2 वाली डिटरमिनेंट है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, और वो करने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी भी एक रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं। तो वो आप किसी भी कॉलम और किसी भी रो के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए जैसे मैं रो 1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, पहले आपको क्या करना है, जो A11 है ये लिखिए ऐसा कैसा, फिर A11 वाले जो रो और कॉलम है इनको भूल जाइए, ये इनको भूल गया मैं। अब बचा कौन सा, ये वाला डिटरमिनेंट बचा आपका, ये 4 एलिमेंट वाला, इसको लिख दीजिए आप A22 A23 फिर A32 A33, ठीक है। फिर आगे चिन्ह जो आपको मैं बताऊं कैसे आएगा चिन्ह, A12 ये वाला एलिमेंट देख रहे हैं अपन, A12 वाला A12। अब अपन क्या करेंगे, A12 वाले जो रो है उसको भूल जाएंगे और उस वाले कॉलम को भूल जाएंगे। अब बचा क्या आपके पास, ये वाला A21 A31 A23 और A33। देखिए A21 A23 A31 A33। अब यहाँ पे जो साइन है वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये डिसाइड करने के लिए एक तरीका होता है दोस्तों। देखिए जो आपने यहाँ वाला जो एलिमेंट ले रहे हैं आप A12 और A11, तो इसको -1 की पावर i प्लस j ऐसे करके देखेंगे, जो साइन आएगा वही यहाँ पे साइन आएगा। जैसे यहाँ पे i है 1 है और j क्या है 2 है, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या आई -1 आई। तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, और इसमें साइन मैंने प्लस का क्यों रखा था जो बताता हूँ। देखिए जैसे -1 की पावर i प्लस j, तो -1 की पावर i कितना है 1 और j भी कितना है 1, तो 2 हो गया। तो -1 की पावर 2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने प्लस रखा था। तो अब आगे आप बताइए कि आगे वाले का साइन क्या आएगा। देखिए आगे वाला एलिमेंट है A13, तो A13 मैंने रखा। अब आगे देखिए जैसे ये 13 है तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। देखिए -1 की पावर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3, तो टोटल पावर कितनी हो गई 4 हो गई, और पावर 4 है तो क्या आएगा इसका वैल्यू 1 आएगा, मतलब प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया।
अब क्या करेंगे अपन, ये वाले के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसको तो ये A13 के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, इस वाली रो और इस वाली कॉलम को भूल गए अपन। अब बचा क्या, ये वाला, तो A21, A22, A31 और A32, यहाँ पे A11 भी था। अब आगे आपको 2 क्रॉस 2 वाली डिटरमिनेंट को सोल्व करना आता है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए A11 ऐसा कैसा रख लिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा A22 A33 माइनस A23 A32, फिर ये माइनस का साइन, A12 ऐसा कैसा, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31। तो ऐसे इसको सोल्व करना है। ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे ये। बस आपको साइन का ध्यान रखना है। साइन कैसे रखना है, जिस भी एलिमेंट के साथ आपको साइन चाहिए, जैसे A22 के साथ चाहिए तो इसके ये देखो क्या क्या है, 2 और 2 तो 4 हो गए। अगर ये इवन है मतलब सम तो प्लस का साइन आएगा, और अगर ओड है तो माइनस का आएगा। जैसे ये A23 है तो 2 3 को ऐड करो, 2 + 3 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। बस ये साइन का ध्यान रखना है, तो डरने की जरूरत नहीं है, इजी हो जाएगा। आप जैसे ये रो 1 के सापेक्ष अपन ने इसको एक्सपेंड किया, ऐसे ही आप रो 2 के सापेक्ष कर सकते हैं, रो 3 के सापेक्ष कर सकते हैं, ऐसे ही कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी के सापेक्ष कर सकते हैं। 6 तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उससे कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ये डिटरमिनेंट दी गई है, इस डिटरमिनेंट को आपको सोल्व करना है। तो अपन ने अभी देखा किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको आप एक्सपेंड करके सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे पहले रो के सापेक्ष ही करता हूं मैं एक बार, तो पहले के सापेक्ष किया तो 1 ऐसा कैसा आ गया, इस वाले के सापेक्ष कर रहा हूं, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो 3 × 0 करेंगे तो 0 हो गया, -0, फिर 2 के साथ -2 हो जाएगा, और फिर इसको दबा दूंगा तो ये भी 0 -0, फिर इसको 4 वाले के साथ करूंगा तो +4, ये हो गया -3 -1 और -12। ठीक है, तो अभी माइनस आ जाएगा बाहर, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 4 × -13 तो 52 माइनस का ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ऐसे इजी सोल्व हो जाएगा, आप बार बार करेंगे प्रैक्टिस तो आपको हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये मोस्टली लोगों को आता भी होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे कैसे सोल्व करते हैं। जैसे अभी अपन ने सोल्व किया तो उसमें अपन ने रो 1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया, लेकिन सबसे इजी वे में सोल्व करने के लिए आपको उस रो और कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करना है जिसमें सबसे ज़्यादा 0 दिए हुए हों। उससे फायदा क्या होगा, जो 0 वाले के गुणा में चीज़ें होंगी वो तो 0 हो जाएंगी, इसलिए आपको ओनली इसी के रेस्पेक्ट में आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं अगर कॉलम 3 के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करता हूं तो क्या फायदा होगा, मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको सोल्व कर रहा हूं, तो देखिए दोस्तों पहले आएगा 4, ये आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे 1 3 है, तो 1 3 है मतलब 4 हो गया इनका योग, और 4 हुआ तो प्लस का साइन आएगा, तो 4, फिर इसको मैं भूल जाऊंगा और इसको भी भूल जाऊंगा, तो बचा कितना अपना -1 -12 प्लस। अब ये प्लस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 और 3, यहाँ पे देखो 2 और 3 है तो इनका सम कितना हुआ 5, और 5 है तो मतलब ओड है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का × 0। तो अगर अब 0 आ गया तो इसके अंदर में कुछ भी हो वो तो 0 ही हो जाएगा, फिर आगे वाला ये भी 0 है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और 0 के अंदर में कुछ भी हो वो भी 0 ही हो जाएगा, तो आगे अपन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं अपना आंसर आ जाएगा कितना -52। तो ऐसे दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा 0 दिए हुए हैं उसके रेस्पेक्ट में सोल्व करना होता है, बाकी आप सोल्व किसी से भी कर सकते हैं, इसलिए इजी वे में सोल्व करने के लिए आपको जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो उसी के रेस्पेक्ट में सोल्व करना है। तो यही आपके रिमार्क्स दिए हुए हैं,
फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग द रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, जिसमें जीरो से ज्यादा होंगे उसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है। वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग -1 की पावर i प्लस जे वी कैन मल्टीप्लाई बाई +1 और -1 अकॉर्डिंग टू i प्लस जे इज इवन और ओड। यही अपन ने सीखा कि -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करने की बजाय अपन क्या करेंगे, जो आपका एलिमेंट ऐसे 2 3 है तो यहां से 2 और 3 का ऐड करेंगे, कितना आया 5। अगर ये ओड है तो माइनस का साइन आएगा और अगर ये इवन होता तो प्लस का साइन आता। ये इसमें दिया हुआ है। अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कोई आपकी मैट्रिक्स दी हुई है ए, जिसमें दिया हुआ है 1 1 2 0। अगर मैं 2a लिखता हूं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ही उस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जगह 2 2 4 0 ऐसा होता था। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है एक रो को तो एक रो को कर सकते हैं, जैसे 2a लिखेंगे तो एक रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे कॉमन लिया इससे, ये तो आपका था मैट्रिक्स, जैसे इसको मैं डिटरमिनेंट लिखता हूं मान लीजिए, तो ये ऐसा डिटरमिनेंट हो गया अपना, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 2 4 0। अगर मैं इससे कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा आपका, देखिए 2 कॉमन ले लिया मैंने, ये 1 1 4 0 ऐसा बन गया आपका। और मैं इससे भी कॉमन ले सकता हूं, तो दोनों से अलग अलग कॉमन आ सकता है। जैसे देखिए ये 2 और अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया बाहर तो 4 आया तो 1 1 1 0 ऐसा बन सकता है ये। तो यही कंसेप्ट है कि ये डिटरमिनेंट में आपको किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में आप क्या करते थे, पूरे के पूरे मैट्रिक्स से ही कॉमन लेना होता था। हर एलिमेंट ही उससे गुणा होगा या हर एलिमेंट ही उससे डिवाइड होगा। जैसे आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है दोस्तों। कैसे करेंगे, ये डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए हुए मिल सकते हैं। अब अपने सीखा कि जिस भी रो और कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होंगे उसी के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें तो सब रो में एक ही जीरो है और सभी कॉलम में भी एक ही जीरो है, तो किसी के रेस्पेक्ट में कर लो, आंसर अपना वैसा ही रहेगा। तो देखिए अपन रो 1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 0, तो इस वाले का किया, इन सबको दबा दिया, तो ये क्या हुआ 0 माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस, तो साइन अल्फा के रेस्पेक्ट में करें तो इसको दबा देंगे और इसको दबा देंगे। तो भाई क्या बचा अपने पास, ये और ये, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, साइन अल्फा को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस साइन बीटा कोस अल्फा। फिर नेक्स्ट वाले के सापेक्ष करेंगे, देखिए यहां पे साइन आएगा प्लस का, फिर ये माइनस कोस अल्फा है लेकिन, तो माइनस कोस अल्फा, फिर इसको दबा देंगे और इसको दबा देंगे, बचा क्या ये वाला, तो साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा माइनस 0। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया और एक माइनस बाहर है, तो इसका ये वाला तो पूरा ही 0 हो गया। ये वाले में क्या बचा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा। ठीक है, अब ये तो 0 हो गया था, अब इसका देखो माइनस कोस अल्फा ऐसा कैसा, और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, तो क्या हो गया साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला और ये वाला वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे, तो 0 आंसर। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, इस वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए। जैसे अगला आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये दो आपको डिटरमिनेंट दी हुई हैं। अगर ये मैट्रिक्स होती तो मैट्रिक्स में अपन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रखते थे, अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो, लेकिन ये है क्या आपकी डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट को आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी। 2 गुना 2 वाली को आपको सोल्व करना आता है, कैसे सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर उधर गया, 3 से 3 कट गया,
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपना एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। मतलब किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो, पूरी ही रो और पूरी ही कॉलम को। जैसे मान लीजिए इसका अपन एक बार सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। देखिए इसको सोल्व किया 2, अब इसको ऐसा दबा दिया तो कितना है 0 और -20। फिर मैंने इसको आगे किया इसके रेस्पेक्ट में, तो -3 पहले से था और माइनस माइनस प्लस हो गया और -42 और -4 प्लस, फिर इसके सापेक्ष किया तो 5 और 30 -0। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, ये कितना हो गया -40 प्लस 3 इंटू -46 प्लस 5 इंटू 30, आगे करेंगे -40 ऐसा कैसा, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो -136 प्लस 150। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो -28 आपका इस डिटरमिनेंट का आंसर आएगा। अगर अपन क्या करते हैं अभी देखिए, अगर अभी अपन इसकी सारी रो को सारे कॉलम में चेंज कर दे, जैसे नया डेल्टा बना अपना, देखिए 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। अपन ने किया क्या है, देखिए यहां से ये वाली जो रो है इसको कॉलम बना दिया, इधर में ऐसा लिख दिया है, इस वाली रो को इधर कॉलम बना दिया है, अब इस वाली रो को इधर कॉलम बना दिया। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, कैसे होगा देखिए, डिटरमिनेंट को सोल्व किया जैसे ऊपर वाले को सोल्व किया वैसे ही सोल्व करेंगे। डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 -20 -6, फिर इसको दबाया तो ये आया +21 -25, फिर आपका आएगा +1 इंटू इसको किया तो -12। अब इसको आगे सोल्व करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा ये -40 और माइनस ये कितना हो गया 6 इंटू -4, फिर ये माइनस आपका 12 हो गया। तो यहां से किया तो ये कितना हो गया 52 माइनस का हो गया और प्लस का आपका हो गया 24। इसको सोल्व करेंगे -28 आपका आंसर आएगा। तो अपन ने रो और कॉलम दोनों को इंटरचेंज करके देखा तो उसकी वैल्यू भी सेम ही आई है। देखिए ये भी -28, ये भी -28। तो पूरे रो और पूरे कॉलम को अपन चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। मतलब अभी क्या किए थे अपन ने, सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे दो रो या फिर दो कॉलम को चेंज करेंगे। देखिए कैसे, जैसे इसका वैल्यू अभी अपन ने सोल्व किया, ये पुराना वाला ही क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या था -28 था। अब अपन क्या कर रहे हैं दो रो को चेंज कर देंगे आपस में। क्या किया अपन ने R1 चेंज टू R2, मतलब R1 और R2 को चेंज कर दिया आपस में। देखिए क्या हो गया अपना R1 की जगह R2 कर दिया और R2 की जगह R1 कर दिया, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो लिखे 6 0 4 2 -3 और 5, नीचे वाले को अपन ने चेंज नहीं किया है। दोस्तों इसको आपको सोल्व करना आता होगा, कैसे करेंगे डेल्टा इज इक्वल्स टू 6 इंटू ये हो गया 21 प्लस का -25, फिर -0 से मल्टीप्लाई, फिर ये आपका हो गया -14 -5, फिर +4 10 -3 की जगह +3, तो क्या हो गया 6 इंटू -4, फिर ये 0 हो गया, प्लस 4 इंटू 13 52, तो कितना हो गया -24 प्लस 52, तो इसका आंसर आया 28। तो ये 28 आया है और ये वाला -28 था,
अपन ने किया क्या है, दो रो को आपस में इंटरचेंज किया है। तो मतलब अगर किसी भी दो रो और कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है पहले वाले के, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट अपना है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, मतलब इसके सारे एलिमेंट सेम हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। जैसे दोस्तों ये वाला आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आप पहले इसके रेस्पेक्ट में मान लो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6 माइनस 6, फिर -2, फिर इससे किया तो 6 माइनस 9, फिर +3, तो इसका हुआ 4 माइनस 6, इसका हो गया 0। अब इसका हो गया -2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -2, तो क्या हो गया 0 प्लस 6 माइनस 6, टोटल आंसर 0 आ गया। तो इसको इतना सोल्व करने की बजाय अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली रो और ये वाली रो दोनों बराबर हैं, तो अगर ये रो बराबर हैं तो इसका वैल्यू 0 होगा। मतलब कोई भी रो और कोई भी दो कॉलम अगर आपको बराबर दिख जाएं, उसके सारे एलिमेंट बराबर दिख जाएं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं कि ये वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाई के। मतलब कोई भी रो और एक कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी के से, तो पूरी डिटरमिनेंट का वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए जैसे अपन मैट्रिक्स में क्या करते थे, अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करते थे इसको, तो क्या होता था, पूरे के पूरे एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता था। 2 4 6 और 8 ऐसा लिखना पड़ता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है बताता हूं। जैसे कोई ए है, ये डिटर्मिनेंट है आपका, इसमें 1 2 3 4, तो अगर आप इसको भी ओनली के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a हो जाएगा। जैसे 2a, अगर आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया ओनली ऊपर वाले को, 2 और 4 3 और 4, मतलब मैंने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस रो को, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर मैं नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे इस 3 4 की जगह में 6 और 8 लिख देता हूं, तो इसकी वैल्यू फिर से 2 गुना हो जाएगी। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, एक रो से भी कॉमन ले सकते हैं और एक कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं। उसमें मैट्रिक्स में क्या था, पूरे के पूरे से ही कॉमन आता था, हर एलिमेंट से कॉमन आता था। तो इस वाली प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ रिमार्क्स हैं। बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट, मतलब किसी भी एक रो और कॉलम से अपन कॉमन ले सकते हैं। इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, देन इट्स वैल्यू इज 0। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज के बेस पे ये वाला एक एग्जांपल है। अगर दोस्तों इसको आप सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो 102 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए इतना करने की बजाय इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये 17 3 और 6 हैं, तो इनको देखें तो ये 17 इंटू 6 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 3 इंटू 6 लिखा हुआ है, और ये 6 इंटू 6 लिखा हुआ है। तो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ एक बार, देखिए कैसा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 17 इंटू 6, 3 इंटू 6, 6 इंटू 6, बाकी 1 3 4, ये तो ऐसा कैसा लिखा हुआ है, ये 17 3 और 6। अब क्या किया दोस्तों, मैंने ये 6 जो है वो सबसे कॉमन ले लिया। ये 6 यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो और यहाँ से हटा दो, तो 6 कॉमन लिया, तो 6 को मैंने यहाँ रख दिया। अब ध्यान से देखें 17 3 6, 17 3 6, मतलब ये वाली रो दोनों आपस में बराबर हैं। अगर दो रो बराबर होती हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसका आंसर 0 रख सकते हैं आप।
तो इतना कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको दिख जाए कि ये दोनों रो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है तो आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको कोई डिटर्मिनेंट दी हुई है, इसके ये जो एलिमेंट्स हैं ये 2 टर्म्स के सम के रूप में लिखे हुए हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको बहुत काम आएगी। इसके बेसिस पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे जनरल तरीके से तो ए के इस वाली रो के रेस्पेक्ट में इसको आप एक्सपेंड करेंगे, फिर काटेंगे पीटेंगे तो बहुत बड़ा सवाल बनेगा। अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी आती है कि अगर किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स 2 टर्म के प्लस में है या माइनस में है ऐसे लिखे हुए हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। देखिए कैसे, जो एलिमेंट में प्लस माइनस कुछ नहीं है उनको तो सिंपल लिख दो, ए बी सी ऐसा लिख दिया। अब जिसका प्लस माइनस कर रखा है उसमें एक को रखो ए बी सी, एक टर्म को इधर रख लो, बाकी दूसरी टर्म के लिए अलग मैट्रिक्स बना दो, अलग डिटर्मिनेंट बना दो। तो कैसे बनेगा, देखिए ए बी सी 2x 2y और 2z और 2z, फिर ये x y और z। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें ए बी सी मतलब ये वाली दोनों रो बराबर हैं, तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया प्लस। अब इसको ध्यान से देखें तो ये वाली रो और ये वाली रो प्रोपोर्शन में है, और अभी अपन ने पढ़ा कि अगर 2 रो प्रोपोर्शन में होती हैं तो उसका वैल्यू भी 0 होता है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, फिर क्या बनेगा, ये भी x y और z, तो भी इसका वैल्यू 0 होगा। तो दोस्तों इसका आंसर 0 होगा। इसको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of other row or column are added, then the value of determinant remains the same, that is the value of determinant remain same if we apply the operation। ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे या फिर ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। मतलब किसी भी रो में, कोई आपको रो है जैसे रो 1 में आप रो 1 प्लस 2 रो 2 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं जैसे C1 है आपका, इसको लिख सकते हैं C1 प्लस 2 C3 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया किसी भी रो और कॉलम को आप वो रो और कॉलम प्लस दूसरा कोई रो और कॉलम को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रो का लगा रहे हैं तो रो का ही लगाना है, कॉलम का लगा रहे हैं तो कॉलम का ही लगाना है। ऐसा नहीं कि किसी रो को कॉलम में ऐड कर दिया, नहीं, तो रो को रो में ऐड करना है, कॉलम को कॉलम में ऐड करना है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन का आपको वैल्यू निकालना है। अगर आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत वैल्यू बनेंगे, उनको काटना पीटना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर आप इसको इस प्रॉपर्टी से सोल्व करें तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे आप क्या करें, देखिए मैं 2 ऑपरेशन लगाता हूँ। एक है R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस 2R1 से, और R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस 3R1 से। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करूंगा तो ये वाली 0 हो जाएगी, और 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगी। तो इससे अपन को 2 एलिमेंट 0 मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों क्या होगा, फिर आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखिए पहली को तो अपन चेंज नहीं करें, तो पहली ऐसी कैसी ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको किया आगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पूरी रो को रेस्पेक्टिव एलिमेंट में से माइनस करना है। तो ये क्या बनेगा अपना, ये 0 बन जाएगा। अगर इसमें से गया तो ये a बचेगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 2a प्लस b। ठीक है, अब नीचे वाले में करते हैं, तो ये 0 हो गया, इसमें से माइनस किया तो इसमें क्या बचा 3, तो 3a बचा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा 7a और ये वाले का प्लस 3b, ये बचा। अब इसको आगे सोल्व करें आप, एक और ऑपरेशन लगा देते हैं, इसको भी 0 बना सकते हैं। कैसे, इस वाली
R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें। देखिए R3 चेंज टू R3 माइनस 3R2, क्या फायदा हुआ इससे? देखो R1 को अपन ने चेंज नहीं किया तो उसको ऐसा कैसा रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। R2 को भी चेंज नहीं किया तो 0a 2a प्लस बी। अब इस वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहे हैं, अब इसको रखेंगे तो 0 में से किया तो कोई दिक्कत नहीं, तो 0 ही हो गया। अब इसको करेंगे तो ये 0 हो गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 6 हो जाएगा, तो ये a ही बचेगा, बाकी 3 भी तो कट जाएगा। अब इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे देखिए दोस्तों, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, ये नीचे वाली को, तो इसी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, आगे आपको करना नहीं पड़ेगा। तो क्या बनेगा a इंटू, अब इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो क्या बनेगा a स्क्वायर, और बाकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो a क्यूब आपका आंसर आ गया। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा सोल्व करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है, तो या तो आप इसको गुणा भाग करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक तरीका ये है, जैसे देखिए मैं R1 को क्या लिख दूं, R1 प्लस R2 ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि मैंने 1 से गुणा करके R1 R2 को ऐड किया है। तो क्या हो जाएगा अपना डेल्टा इज इक्वल्स टू, अपने नीचे वालों को चेंज नहीं किया R2 और R3 को, तो उनको तो ऐसा कैसा लिख दिया Z X और Y ये लिख दिया। अब R1 को चेंज किया है, R1 को क्या किया है R1 प्लस R2, तो इस दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया X प्लस वाई प्लस जेड, ये बन गया। आगे वाला क्या बन गया X प्लस वाई प्लस जेड, उससे आगे वाला भी X प्लस वाई प्लस जेड। अब आप क्या कर सकते हैं, इस x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर वाली रो में से कॉमन आ गया, तो अभी क्या बना अपने पास 1 1 1, क्योंकि इसमें से कॉमन आया है z x और y, और यहाँ पे भी 1 1 और 1। तो दोस्तों ये वाली रो और ये वाली रो दोनों रो बराबर हो गई, और अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो बराबर हो जाएं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपना टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब अपन डिटरमिनेंट से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर आपको तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो अगर आपने हमारा वेक्टर वाला टॉपिक देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि a क्रॉस b, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते थे। अब क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने का तरीका क्या था, डिटरमिनेंट से ही सोल्व करते थे। तो ये वही चीज़ है, बस इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे, उसमें आपको वेक्टर बनाना पड़ता था फिर सोल्व करना पड़ता था, यहाँ पे आपको वेक्टर बनाना नहीं है। जैसे आपको दिया हुआ है 3 वर्टिसेज 1, 2, 2, 3, 3, 4, ये वाले से आपका कोई ट्राइंगल बना हुआ है। अगर इसका एरिया चाहिए तो इसका एरिया होता है 1/2 डिटरमिनेंट। अब जो ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं इनको लिखिए 1 2 2 3 3 4, बाकी यहाँ पे 1 1 1 ऐसे लिख दीजिए। तो अब इसको आप आंसर निकाल सकते हैं, जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी उसका आधा ट्राइंगल का एरिया होगा। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर 3 8 -4, 2 और 5, 1। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट 3 8 -4 2 5 1 1 1 1। अब इसको आप सोल्व करेंगे क्या आएगा 1/2 ऐसा कैसा, तो देखिए दोस्तों 3 2 -1 -8 तो -4 -5 प्लस 1 तो -4 -10। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 3 -8 ऐसा कैसा, ये कितना हो गया -9, तो ये प्लस हो गया 9 प्लस ये -14 हो गया,
तो दोस्तों अब क्या आ जाएगा इसका 1/2 3 प्लस 72 माइनस 14। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 75 माइनस 14, तो इसका क्या हो गया 61/2। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर ऑफ ए एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट का कोई एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है, तो इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम आई जे। देखिए इस डेफिनेशन का मतलब समझिए, जैसे ये वाला एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके माइनर पूछा है, माइनर पूछा है एलिमेंट 6 वाला, ये वाला एलिमेंट है ना। अब इसका माइनर पूछा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट, इसकी रो कौन सी है, ये वाली रो, इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम। इनको आप भूल जाओ, मतलब इनको डिलीट कर दो, जो बाकी बच गया वो उसका माइनर होगा। तो इसका माइनर क्या हो गया, अब इसको सोल्व करो, 1 8 और 2 7, देखिए कितना हो गया 8 माइनस 14, तो कितना हो गया -6। तो इसका माइनर की वैल्यू -6 आई है। तो ऐसे आपको माइनर निकालना होता है। जैसे दूसरा एक और देख लीजिए आप, जैसे आपको इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसकी रो कौन सी है, ये वाली, और कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो इनको आप भूल जाओ, इनको डिलीट मार दो। अब बचा कौन सा, ये वाला एरिया बचा आपका। तो इसको सोल्व करने के लिए तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -8 को 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 9 को 5 से किया तो 45 और 8 को 6 से किया तो 48, तो आपका -3 इस एक का माइनर आया है। तो ऐसे आपको माइनर निकालने होते हैं। आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। तो कोफैक्टर को डिनोट जो करते हैं वो कैपिटल ए से करते हैं, और ए आई जे मतलब कौन से नंबर के रो और कॉलम में ये है। जैसे आपने माइनर निकालना सीख लिया, अब माइनर को आपको क्या करना है, जैसे ये एम आई जे आपको दिया हुआ है, इसको -1 की पावर आई प्लस जे से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ए आई जे आ जाएगा, मतलब कोफैक्टर आ जाएगा उसका। जैसे देखिए दोस्तों, ये एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये वाला 1 है, इसका माइनर क्या होगा, m ऑफ 1 1, ये वाला एलिमेंट 1 1 ही है ना, क्योंकि पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है, तो इसलिए ये, तो इसका क्या आएगा, इसका निकालना है तो इसकी रो को भूल जाओ और इसके कॉलम को भूल जाओ, तो क्या हुआ 3। अब आपको -2 का माइनर निकालना है, तो -2 का माइनर मतलब m12, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो इस रो को भूल जाओ और इस कॉलम को भूल जाओ, तो क्या हुआ 4। फिर आपको निकालना है m21, मतलब इस 4 का, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 4 का निकालना है तो इस वाली रो को भूल जाओ और इस वाले कॉलम को भूल जाओ, तो क्या आया -2। फिर अपना हुआ m22, तो 3 का आपको माइनर निकालना है, तो इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, बचा क्या 1। अभी तक अपन ने माइनर निकाला, अब इससे अपन कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल A11। अब करना क्या होता है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, i प्लस जे इसकी पावर रख दो, इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो माइनर की वैल्यू तो अपने पास है, तो -1 की पावर आई जे की वैल्यू क्या है 1 1, इंटू माइनर की वैल्यू 3। तो देखो तो -1 की पावर 2 हो गई, ये तो +1 ही हो गया, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही अगर आपको A12 निकालना है, तो पहले इसका माइनर निकाला, क्या आया 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 की पावर i प्लस जे मतलब 1 2, तो 1 + 2 × 4, तो आपका क्या आ गया -1 की पावर 3 हो गई, तो इसका मतलब -1 × 4, तो इसकी वैल्यू -4 हो गई। जैसे अभी आपको निकालना है A21, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर, ये कितना है 2 + 1 मतलब 3, इंटू ये जो ये वाला इसका माइनर है वो कितना है -2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2।
अब आपका नेक्स्ट है ये a2 के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, इंटू ये वाली वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो ऐसे आप इनके माइनर से कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो माइनर और कोफैक्टर निकालना अपन ने सीख लिया, इनकी वैल्यू आपको एडजॉइंट निकालने में काम आएगी। देखिए आगे कैसे काम आएगी। एक प्रॉपर्टी है, इफ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद ए कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको ये वाला चीज दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, यहाँ तो 0 लिखी हुई है लेकिन एग्जाम में आपसे इसकी वैल्यू पूछेगा। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए कैसे, पहले a11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a311, मतलब ये क्या है, ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ a31, मतलब इसका कोफैक्टर है। ये वाला क्या है a32, इसका कोफैक्टर है। ये वाला क्या है, इसका कोफैक्टर है। तो पहले आपको इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो 1 से, फिर इसकी वैल्यू आएगी। तो एक बार करके देखते हैं। देखिए जैसे इसका कोफैक्टर निकाला a31, क्या आया -1 की पावर 3 + 1 इंटू इसका माइनर क्या है, इसको दबा दिया और इसको दबा दिया, तो क्या आया -12। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई अपनी -12 ही आई। फिर इस 5 का आपको कोफैक्टर निकालना है। ये कौन सा एलिमेंट है, a32, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, -1 की पावर 3 + 2 इंटू, अब देखिए इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो क्या हुआ आपका 8 - 30, तो ये यहाँ से माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई +22। फिर a33, मतलब इसका आपको कोफैक्टर निकालना है, तो -1 की पावर 3 + 3 इंटू इसका माइनर क्या हुआ, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो क्या हुआ 0 और -18 और एक माइनस यहाँ से है तो +18 हो गया, तो 18 हो गया। अब दोस्तों अपन को इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे देखिए। इसकी वैल्यू अपने पास है a11 की 2 इंटू -12 प्लस -3 इंटू 22 प्लस फिर ये कितना है 5 इंटू 18। अब इनको आगे सोल्व करो, ये कितना हो गया -24, ये कितना हो गया -66 प्लस ये कितना हो गया 90। तो इनको आगे सोल्व करोगे तो -90 + 90 दोनों मिला के 0 हो गया। तो इसको इतना सोल्व करने के बजाय पता हो कि किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर सेम ही ये कॉलम के लिए कर दें, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसके सम की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे ये अपन ने इसमें किया क्या है, जो ये फर्स्ट वाली रो है इसको जो थर्ड वाली रो है इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी वैल्यू 0 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो एडजॉइंट जो निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स aij वेयर जो aij है इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij, एडजॉइंट ऑफ a इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट a। तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो पहले कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज ले दो। तो इसके कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए पहले अपन इसकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालते हैं। 2 वाले के लिए कोफैक्टर क्या आएगा 4, अब ये कौन सा एलिमेंट है a11, मतलब प्लस का चिन्ह आएगा। अब इस 3 वाले के लिए क्या आएगा कोफैक्टर 1 आएगा, लेकिन ये कौन सा एलिमेंट है a12, तो मतलब इसके लिए माइनस आएगा। फिर ये देखिए 1 के लिए क्या आएगा 3 आएगा, और ये भी कौन सा एलिमेंट है a21, तो मतलब विषम है ये, मतलब ओड नंबर है इनका सम, यहाँ भी माइनस आएगा। फिर 4 वाले के लिए
कोफैक्टर क्या आएगा 2 और ये प्लस आएगा। तो ऐसे इसका कोफैक्टर अपन ने निकाल लिया। ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा 4 -1 और -3 2। तो ये जो है ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अभी आपको कोफैक्टर निकालना आ गया तो इसलिए इजीली ये निकाल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अपन ने अभी 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, ये अपने पास वैल्यू आई। इसको पहले अपन ने क्या किया, हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले, फिर कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, फिर अपने पास एडजॉइंट आया। इतना करने के बजाय 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स के लिए एक सिंपल तरीका होता है। ये तरीका आप भी काम में ले सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो ये वाले डायगोनल वाले एलिमेंट है इनको तो इंटरचेंज कर देना है। मतलब 2 और 4 जो हैं इनको एक दूसरे से इंटरचेंज कर देना है। और जो ये वाले एलिमेंट हैं 3 और 1, इनका क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। देखिए एक बार, ये 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स के लिए ही है, तो मैं भी इसके अकॉर्डिंग करता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों को तो इंटरचेंज करना है, मतलब 4 और 2, ठीक है। अब ये जो है 1 और 3 इनका साइन चेंज कर देना है, मतलब -3 और -1। अब इसको और इसको मैच कीजिए एक बार आप, देखिए 4 और 2 -1 और -3, मतलब अपन को एडजॉइंट जो है वो 2 सिंपल स्टेप से मिल गया। इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। करना क्या है, दोबारा यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, 4 और 2, मतलब 2 की जगह 4 हो गया, 4 की जगह 2 हो गया। और जो ये वाले एलिमेंट हैं इनका आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो -3 और -1। तो ऐसे आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स का। जो बाकी हायर ऑर्डर वाली मैट्रिक्स हैं उनके लिए आपको यही मेथड काम में लेना पड़ेगा, जिसमें आप कोफैक्टर निकालते थे और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे। आगे अपना कंसेप्ट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको एडजॉइंट निकालना आ गया है तो इनवर्स निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट अपन को निकालना आता है, एडजॉइंट अपन ने निकालना सीख लिया, तो अब अपना जो ए इनवर्स है वो जल्दी ही निकल जाएगा। पहले अपन ए इनवर्स कैसे निकालते थे, देखिए जैसे कोई मैट्रिक्स थी, अपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, ए मैट्रिक्स थी, उसका इनवर्स निकालने के लिए अपन ऐसा लिखते थे आई ए, फिर इसमें ऑपरेशन लगाते थे और उन ऑपरेशन से इसको क्या बनाते थे, यूनिटी मैट्रिक्स बनाते थे। और जो ऑपरेशन अपन ने इधर लगाए हैं लेफ्ट में, वही सेम ऑपरेशन राइट में भी लगाते थे इस यूनिटी मैट्रिक्स पे। तो अगर यूनिटी मैट्रिक्स इधर बन गई लेफ्ट में, तो फिर जो आई की जगह मैट्रिक्स आएगी वो अपना ए इनवर्स होती थी, क्योंकि यहाँ बनता था आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए, तभी तो आई आएगा। तो ये वाली मैट्रिक्स जो थी वो अपना ए इनवर्स देती थी। तो इतना करने की बजाय ये वाले फॉर्मूले से थोड़ा इजीली हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ये वाली पूरी वैल्यू ही डिफाइंड नहीं रहेगी। तो इसके लिए कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स है वो आपकी वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। 2 मैट्रिक्स होती हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होता है, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। दोस्तों अपना एक क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है और इसका ए इनवर्स पूछा है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन अपनी क्या होती है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो अपन आगे सोल्व करेंगे। तो पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट। देखिए 1, मैं रो 1 के रेस्पेक्ट में ही एक्सपेंड कर रहा हूँ, 16 माइनस 9 माइनस 3 4 माइनस 3, फिर इसका हो गया +3 3 माइनस 4, यहाँ से हो गया 7, यहाँ से हो गया -3 और यहाँ से हो गया -3। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब देखें तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब क्या है, आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का अपन डिटर्मिनेंट
इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब अपने पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो है 1 है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं यहां लिख लेता हूं, 1 है। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इसको सोल्व करता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स यहां निकालेंगे अपन, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के लिए तो यहां पे डैश लगा दो या टी लिख दो। जो अपना मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है ना, तो इसमें ये एलिमेंट्स हैं। अब इसका जब अपन कोफैक्टर निकालेंगे, जो कोफैक्टर का साइन होता है वो कैसे निकालते हैं अपन, -1 की पावर i प्लस जे। अगर i प्लस जे की वैल्यू ओड आती है तो -1 आएगा, और i प्लस जे की वैल्यू इवन आती है तो +1 आएगा। तो देखिए ये 1 और 1 है, साइन के लिए अपन क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखिए 1 और 1 है तो मतलब 2 हुआ इनका सम, तो ये तो इवन हो गया तो प्लस का साइन। 1 और 2 इनका सम 3, मतलब ओड हो गया तो यहाँ माइनस का साइन। 1 और 3 ये 4 हो गया इनका सम, तो यहाँ पे प्लस का साइन। 2 और 1 ये ओड हो गया तो यहाँ माइनस का साइन। 2 और 2 ये इवन हो गया तो यहाँ प्लस का। 2 और 3 ये ओड हो गया तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का और यहाँ पे प्लस का। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इन्हीं पे माइनस का साइन है, एक ये वाला। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और एक यहाँ पे माइनस आएगा। बाकी सबके लिए जो साइन है वो वैसे ही रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपन साइन वाली दिक्कत अपनी खत्म हो गई। अब देखिए पहला 1 का अपन निकालते हैं, इसका कोफैक्टर आपको निकालने आते होंगे। तो देखिए 16 - 9 कितना हुआ, 7। तो यहाँ पे 7 रख दिए। फिर अगले वाला करते हैं 3 का क्या होगा, 4 - 3 तो 1 हो गया, और इस चिन्ह माइनस का पहले से था। फिर इसका करेंगे तो 3 - 4 -1, तो ये -1 यहाँ पे रख दिया। फिर आगे इसका निकाल रहे हैं, तो देखिए इसको भूल जाओ। तो 12 - 9 3, और जो 3 होता है यहाँ पे माइनस का साइन पहले से है तो -3 हो गया। फिर अगले वाला इसका निकालते हैं, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो 4 - 3 1 हो गया। फिर अगले वाला इसका निकाल रहे हैं, तो इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, 3 - 3 0 हो गया। फिर अगले वाला इसका निकालते हैं, तो इसको भूलें तो 9 - 12 -3, तो यहाँ पे अपना -3 आ गया। फिर इसका निकालते हैं, तो क्या हुआ, 3 - 3 0 हो गया। फिर इसका निकालते हैं, 4 - 3 +1। अब दोस्तों इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज में अपन करते क्या है, जो रो हैं उनको कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो, मतलब ये ऐसा वाला था, इसको ऐसे लिख देंगे इधर। तो क्या हो गया ये 7 - 1 इसका भी सेम, -3 1 और 0, और इसका -3 0 और 1। अब अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अपन को चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से रख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए। 7 - 3 -3 -1 1 0 0 1। तो यहाँ पे तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसी की वैल्यू ए इनवर्स आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ और होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती, 5 होती, तो वो वाली वैल्यू हम इस 1 की जगह रखते हैं, तो अपना क्या होता है, मान लीजिए 2 था तो 1/2 हो जाता। अब ये वाली क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में अगर गुणा और भाग करना होता है तो सारे एलिमेंट से होता है, और अगर डिटर्मिनेंट होती है तो उसमें एक रो या एक कॉलम से कर सकते हैं। तो 1/2 को अपन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपना क्या होता है 7/2
-3/2 -3/2 -1/2 -1/2 और ये 1/2 और ये 1/2। तो ऐसे सारे एलिमेंट से अंदर में गुणा करना पड़ता है आपको। अभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, आगे मैं बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स आपको मिल जाए जिसमें डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू आ जाए जो 1 से ज़्यादा हो, 2 3 4 5 कुछ भी, तो उससे अपन इसको डिवाइड करते हैं, तो ऐसे आपका फाइनल आंसर आता। तो दोस्तों अपना डिटर्मिनेंट टॉपिक खत्म हो गया है। हमने आपके सारे कंसेप्ट बता दिए। इन कंसेप्ट के बेस पे आप क्वेश्चन कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो अपने टेलीग्राम चैनल में बताइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आहना क्रिएशन SSC IMD 2022। तो उनका सॉल्यूशन हम आपके लिए कराएंगे। साथ ही हम लोगों ने आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। जो आपके डाउट हैं उनके लिए अलग लिस्ट बनाई है, पेपर सॉल्यूशन के लिए अलग प्लेलिस्ट है, और जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो आपको जो भी वीडियो देखना हो वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे।